हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग वॉइसेस ऑफ वंडर। कहानियों के दौर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले इस धारावाहिक में आने वाले सभी नाम, स्थान, घटनाएं सिर्फ एक कल्पना मात्र हैं, जिसका वास्तविक रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक मनोरंजन मात्र है। लव अरप्शन चैप्टर 77 ड्रंकन माहिरा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। साक्षी जी, वना की स्टोरी के लिए अभी थोड़ा टाइम दे पाना मुश्किल है, लेकिन बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगी आपको लॉन्ग स्टोरीज देने की। तब तक आप सभी प्लीज ऐसे ही कहानी से जुड़े रहिए। तो आइए अब ज्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक हमने देखा कि कौशल्या जी तो चटमंगनी और पट ब्याह के फिराक में थी, तो वही आदित्यनाथ जी भी कहीं न कहीं इस रिश्ते से खुश थे। लेकिन बस देरी थी तो जीविका से बात करने की। यही सब सोचते हुए आदित्यनाथ जी मन बना लेते हैं कि वो जीविका से कल ही इस बारे में बात करेंगे। तो वही स्वॉन विला में अनुराधा जी भी अद्वैया से जीविका के बारे में बात करने जाती है। लेकिन बातों ही बातों में अद्वैया के पेरेंट्स की बातें सामने आ जाती है, जिससे मानो अद्वैया के जख्म फिर से हरे हो गए थे। ये वो बातें थी जिन्हें वो चाह के भी याद नहीं करना चाहता था। इसलिए वो अपने गुस्से को काबू करने की नाकामयाब कोशिश करते हुए अपने हाथ की दोनों मुठ्ठियां भींचते हुए अनुराधा जी से कहता है कि दादी, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके डैड ने जो भी 16 साल पहले उसकी माँ के साथ किया है वो उसे कभी नहीं भूल सकता था। अनुराधा जी भी इस बारे में कुछ न कह सकी, क्योंकि वो अद्वैया के गुस्से को समझती थी। लेकिन क्या करें, वो एक माँ भी तो थी। भले ही अद्वैया के पिता ने जो भी किया हो, उसकी सजा उन्हें मिल चुकी थी, और साथ ही साथ उन्हें भी। एक बहुत पुरानी कहावत है, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन एक माँ वो कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन क्या करें, उनके खुद के बेटे ने उनकी परवरिश पे सवाल खड़े कर दिया थे, और उन्हें सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था, जिन्हें वो चाह के भी झुठला नहीं सकती थी। अब इसमें किसकी गलती है? अगर कोई गलत करे तो सवाल किस पे उठना चाहिए, माँ बाप पे या उनकी परवरिश पे? कोई भी अपने बच्चों को गलत नहीं सिखाता। इंसान के गलत करने के पीछे दो वजह हो सकती हैं, एक हालात और दूसरा जानबूझ के। लेकिन वजह चाहे जो भी रही हो, गलत गलती बन के ही सामने आता है, जिसे चाह के भी फिर सही नहीं किया जा सकता। आई थिंक महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस वक्त उनके कलेजे पे क्या बीत रही थी, ये शायद कोई नहीं समझ सकता था। तो यहाँ अद्वैया के ऐसे होने की वजह भी यही थी। उसका गुस्सा, उसका अकेलापन आज उसे यहाँ ले आया था कि अब वो रिश्तों पे विश्वास करने से भी डरता था, या यूं कहे उसका भरोसा उठ चुका था। तभी अनुराधा जी खुद के इमोशंस को काबू कर अद्वैया को देखते हुए कहती हैं, अद्वैया बेटा, जब हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती तो इंसानों की जिंदगियां कैसे एक जैसी हो सकती हैं? हर कोई अपनी किस्मत लिखवा के लाता है। अद्वैया उनकी बात सुन आंखों में गुस्सा लिए सामने देखते हुए कहता है, किस्मत? किस्मत जैसा कुछ नहीं होता दादी। जो बुजदिल होते हैं वो किस्मत का सहारा लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी कमजोरी छुपाने के लिए किस्मत का सहारा लेने की जरूरत होती है, और मैं किस्मत पे विश्वास नहीं रखता। डैड ने जो किया, जो धोखा उन्होंने अपने परिवार को दिया, वो किस्मत नहीं थी दादी, वो उनका धोखा था। जो उन्होंने हमें सबको दिया, मेरी माँ को दिया, इस परिवार को दिया, उन्होंने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ के रख दिया दादी। और जब इस सब का सामना करने के लिए उनके अंदर हिम्मत नहीं तो वो आगे कुछ कहता कि तभी अनुराधा जी अपने आंसुओं को बहने से रोकते हुए बोली, बस करो अद्वैया, रुक जाओ। मैंने तुमसे पहले भी कहा था अद्वैया, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कभी किसी को कुछ नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से ये परिवार संभला है, अगर वो सच सामने आया तो ये परिवार बिखर जाएगा और वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इतना कह वो वहां से बिना कुछ आगे कहे वहां से चली जाती हैं। अद्वैया अब भी वहीं खड़ा एक टक चांद को देख रहा था। उसकी आंखों में एक खालीपन था, लेकिन साथ ही उसके मन को जैसे काले बादलों ने घेर रखा था। अनुराधा जी जिसके बाद अपने कमरे में चली जाती हैं, जब कमरे में आई तो पुरुषोत्तम जी बेड के हेड रेस्ट से टेक लगाए बैठे उन्हीं के आने का इंतजार कर रहे थे। वो अनुराधा जी को देखते हुए बोली, तो कराए आप अद्वैया से बात? उनकी बात सुन अनुराधा जी अपने दर्द को छुपाए बात को घुमाते हुए कहती हैं, आप तो अपने पोते को जानते हैं, अभी वो काम कर रहा था, इसलिए हमने उसे डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा, इसलिए सोचा अब उससे कल ही बात करेंगे।
ये कहते हुए वो एक बार भी उनसे नजरें नहीं मिलाती और बेड के दूसरी तरफ जाके सो जाती हैं। वैसे नींद कहाँ आने वाली थी, लेकिन वो पुरुषोत्तम जी के सवालों से बचना चाहती थी। ये देख पुरुषोत्तम जी खुद से ही बोल ले, आपको तो झूठ कहना भी नहीं आता अनुराधा जी। आज भी जब आप हमसे कोई बात छुपाती हैं, तो आप हमसे नजरें नहीं मिला पाती। लेकिन फिर वो उनसे कुछ नहीं कहते। तो वही कोई और भी था जो गुस्से में था, और वो थी माहिरा। माहिरा आज ड्रिंक करके घर आई थी, क्योंकि आज जो कुछ हुआ वो सब उसके बर्दाश्त से बाहर था। वो जैसे ही घर के अंदर पहुंची तो माहिर उसी का इंतजार कर रहा था। वो अपने भाई को देख ड्रंकन हालत में हल्का सा मुस्कुराई। हाँ हाँ हाँ, ये क्या भाई, आप अभी तक सोए नहीं? माहिर थोड़ा गुस्सा करते हुए, माहिरा ये सब क्या है? और इतनी देर तुम कर क्या रही थी? ऊपर से तुम्हारा फोन क्यों बंद है? मुझे तुम्हारी वजह से क्लाइंट को फोन करके पूछना पड़ा कि तुम वहां से निकली हो या नहीं। तुमने टाइम देखा है? 12 बज रहे हैं। ऊपर से तुमने ड्रिंक की है। इतना कह वो उसे संभालने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, माहिरा लड़खड़ा के उसके सामने ही नीचे बैठ जाती है। वो माहिर को देखते हुए बोली, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है भाई? ऐसा क्या है उस लड़की में जो अद्वैय उसे सबके सामने माय वुमन कहता है? माहिर, माहिरा के मुंह से अद्वैय का नाम सुन एकदम से सुन पड़ जाता है। वो उसे देखते हुए, तुम उससे मिली थी? ये देख माहिरा हंसते हुए, मिली मिली थी ना भाई। इतना पास था वो मेरे। इतना कह वो अपने दोनों हाथों को आमने सामने कर देती है। फिर वो आगे बोली, आपको पता है भाई, सबके सामने वो मुझे ऐसे इग्नोर करके चला गया जैसे मुझे जानता ही नहीं। और ये सब उस लड़की की वजह से। अद्वैय ऐसा क्यों करता है भाई? अगर वो किसी और लड़की से प्यार कर सकता है तो फिर वो लड़की क्यों, मैं क्यों नहीं? मैं तो उसे पहले से पसंद करती हूं ना। ये सब कहते हुए माहिरा की आंखों से आंसू बहने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। अपनी बहन की ऐसी हालत देख माहिर उसे सहारा देकर खड़ा करते हुए, हम इस बारे में नहीं सुबह नहीं, इतना कह वो माहिर को देखने लगती है। माहिरा, अपने भाई का हाथ पकड़ते हुए, आप बात करो ना भाई अद्वैय से। उससे कहो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। देखना वो आपकी बात मान जाएगा। आप दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हो ना। माहिर उसकी हालत को देखते हुए, ठीक है, हम उससे बात करेंगे। लेकिन अभी चलो, रूम में चलते हैं। पक्का। इतना कह वो अपने भाई को देखने लगती है। लेकिन माहिर क्या कहे उसे समझ में नहीं आता, क्योंकि वो जानता था कि जो उसकी बहन चाहती है, वो कभी नहीं हो सकता। अगली सुबह, नाश्ते के टेबल पे, दीवान मेंशन, न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी हेडलाइंस, जो कि बिजनेस वर्ल्ड की थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ब्लैक नाइट हॉलीडे पे थी। तो आजकल बिजनेस वर्ल्ड की न्यूज ही ट्रेंडिंग पे थी। आदित्यनाथ जी न्यूज को पढ़ते हुए हैरानी के साथ कहते हैं, देसाई वाला टेन्योर 500 करोड़ में महेश्वरी को मिल गया। इतना कह वो जीविका को देखने लगते हैं। तभी वो आगे बोल ली, लेकिन इसके लिए तो एएसआर एंटरप्राइजेस भी बिड करने वाला था ना। तो फिर अपने डैड की बात सुन जिया के कान खड़े हो जाते हैं और साथ ही उसे अपना किया हुआ कांड भी याद आ जाता है। उसकी आंखों में कुछ तो था, लेकिन अभी जिया पे किसी का भी ध्यान नहीं जाता। तभी जीविका मुस्कुराते हुए बोली, डैड, हो सकता है अद्वैय को वो लैंड 500 करोड़ के लिए वर्थ ही नहीं लगी हो। वैसे भी अद्वैय के बिजनेस स्किल्स पे डाउट करना बेवकूफी होगी। जीविका की बात सुन जहां एक और आदित्यनाथ जी और कौशल्या जी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पति अद्वैय की तारीफ कर रही थी। तो वहीं जीविका की बात सुन जिया मन में, बेवकूफी, आपको नहीं पता, वो बेवकूफी है दी। क्या बिजनेस और क्या बिजनेस स्किल, साइको कहीं का, सब बना बनाया तो मिल गया है। अब उसे भी न संभाल पाए तो फिर तो उसे कहीं जाके चूल्हू भर पानी में डूब मरना चाहिए। गाड़ी में अमन गाड़ी चला रहा था। अद्वैय बैक सीट पे बैठ के काम कर रहा था। तभी उसे छींक आ जाती है, जिया के मिस करने की बदौलत। ये देख अमन मुस्कुराते हुए, एएसआर लगता है आपको कोई मिस कर रहा है। अमन की बात सुन अद्वैय बिना उसकी बात पे ध्यान दिए उसे देखते हुए, तुम वो सब छोड़ो और ये बताओ उस देसाई के बारे में कुछ पता चला? अमन थोड़ा हिचकिचाते हुए साथ में बैठे सात्विक को देखने लगता है। अद्वैय जो पीछे बैठ के लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, वो नजर उठा के अमन को देखता है। अद्वैय समझ जाता है कि कोई तो बात है, इसलिए वो लैपटॉप को बंद कर उससे पूछते हुए, अब तुम बताओगे आखिर क्या बात है जो अमन जानता है? क्या होगा माहिरा के एक तरफा प्यार का अंजाम?
क्या जीविका का अद्वैय की तारीफ करना बन जाएगा उसके लिए सजा? जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। चैप्टर 78, जिया का मकसद। तो आइए अब ज्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक हमने देखा कि एक और आदित्यनाथ जी सुबह के न्यूज़पेपर में महेश्वरी एम्पायर की न्यूज को देख थोड़ा हैरान थे। इसलिए वो इस बारे में डिस्कस करते हुए जीविका से कहते हैं कि इसमें एएसआर एंटरप्राइजेस भी बिड करने वाला था। फिर अद्वैय इतनी अच्छी डील को हाथ से कैसे जाने दे सकता है? लेकिन तभी जीविका उनकी बात सुन बड़े ही शांत लहजे में कहती है कि उसे अद्वैय की बिजनेस स्किल्स पे पूरा भरोसा है। शायद उसे ये डील सूटेबल नहीं लगी होगी, इसलिए ही उसने हाथ से जाने दी। जीविका यूं तो ये सब अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी उसकी बातों का असर उसके पिता पे क्या हो रहा था। उसके मुंह से अद्वैय की तारीफ सुन आदित्यनाथ और कौशल्या जी एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो वही जिया के लिए तो सुबह सुबह अद्वैय का नाम ही जहर का काम कर रहा था। वो अपने पिता और बहन की बातें सुन खुद से ही बोली, बिजनेस स्किल माय फुट। सब कुछ तो उसे बना बनाया यानी कि विरासत में मिला है। अगर उसे भी वो न संभाल पाए तो उसे यानी कि अद्वैय को तो चुल्लू भर पानी में ही डूब मरना चाहिए। जिया अभी तक अद्वैय से चिड़ी हुई थी, क्योंकि कल उसने उसकी बात को सुना जो नहीं था। अगर सुन लेता तो क्या चला जाता उसका। तो वही गाड़ी में अद्वैय अमन से सवाल करता है कि क्या उसे देसाई के बारे में कुछ पता चला। तो अद्वैय का सवाल सुन अमन और सात्विक दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों के ही चेहरों पे चिंता की लकीरें थी। उन दोनों को खामोश देख अद्वैय समझ जाता है कि कोई तो बात है। वो अपना लैपटॉप बंद कर उनसे पूछते हुए, आखिर बात क्या है? अमन रेयर व्यू मिरर से अद्वैय को देखते हुए थोड़ा हिचकिचाहट के साथ बोला, एएसआर वो देसाई सच में एक फ्रॉड था। I mean, उसका उस जमी को बेचने के बाद यहाँ से भागने का प्लान है। अगर कल जिया वक्त रहते आपको बिड करने से नहीं रोकती तो एएसआर एंटरप्राइजेस को लगभग 3.5 करोड़ का लॉस होता। उसकी बात सुन अद्वैय हैरानी के साथ पूछते हुए, 350 करोड़ का लॉस मतलब? वैसे तो ये लॉस एएसआर एंटरप्राइजेस के लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बिजनेस लॉस के लिए नहीं बल्कि प्रॉफिट के लिए किया जाता है। अमन अद्वैय को सारी बात बताते हुए, एएसआर वो देसाई की लगभग 56% लैंड ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंदर थी और उसने ये बात सबसे छुपाई। वो झूठ बोल के सारी लैंड बेच के यहाँ से भागने की फिराक में था। अमन की पूरी बात सुन अद्वैय महेश्वरी के बारे में उससे पूछता हुए अमन से कहता है, तो महेश्वरी का क्या? ये देख अमन एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सुनने में आया है कि देसाई में रातों रात पूरा अमाउंट स्विस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है और वो आज सुबह ही देश छोड़ के भागने की फिराक में था। लेकिन उसके भागने से पहले ही जाने किसी ने उसे किडनैप कर लिया। अब वो कौन थे कोई नहीं जानता, लेकिन जाने क्यों मुझे इसके पीछे ब्लैक नाइट का हाथ लगता है। अमन के सोर्सेस से उसे यही पता चला था कि देसाई को कुछ लोगों ने उसके घर से ही उठा लिया है। अद्वैय बड़े आराम से उसकी बातें सुन रहा था। थोड़ा रुक के अमन अद्वैय से आगे कहता है, अभी तक महेश्वरी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जैसा कि जिया ने कहा था, आज शाम तक हर जगह यही हेडलाइंस होगी, क्योंकि माहेश्वरी को आज ही कोर्ट की तरफ से एक लीगल नोटिस पहुंच जाएगा। और उस नोटिस के चलते, क्योंकि अब लैंड की ओनरशिप महेश्वरी के पास है, तो उसे उस लैंड के लिए अब गवर्नमेंट को भी टैक्स पे करना होगा। तभी सात्विक अमन से कहता है, यानी कि डबल लॉस। उसकी बात पे अमन हाँ में सिर हिला देता है, लेकिन इतना सब जानने के बाद भी जाने क्यों अद्वैय के होठों पे एक बड़ी सी मुस्कान छा जाती है। तो वही अमन जब इतना कह दोबारा रेयर व्यू मिरर से अद्वैय को देखता है तो वो मुस्कुरा रहा था। ये देख अमन हैरान हो जाता है। वो हैरानी के साथ उससे पूछते हुए, ऐसा आप मुस्कुरा रहे हैं? आपको गुस्सा नहीं आ रहा? देसाई ने आपके साथ इतना बड़ा धोखा करने की कोशिश की, आप फिर भी इतने शांत कैसे रह सकते हैं? क्योंकि अद्वैय तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने वाला इंसान था और आज इतनी बड़ी बात पे भी अद्वैय मुस्कुरा रहा था। कुछ तो बात थी। अद्वैय अपना लैपटॉप दोबारा से ओपन करते हुए, जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोच के क्यों परेशान होना। और वैसे भी इतना तो मैं जानता हूँ कि महेश्वरी चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो देसाई से खुद ही निपट लेगा और रही बात महेश्वरी की तो उसे उसके कर्मों का फल आज नहीं तो कल मिलना ही है, ये तो बस शुरुआत है। तभी अद्वैय मन में सोचते हुए, जिया तुम हो क्या चीज और तुम्हें समझना इतना मुश्किल क्यों है? आज तक जाने कितनी ही लड़कियों से मिला हूँ,
किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मेरी मर्जी के खिलाफ मुझ तक पहुंच सके। अब समझना ये है कि तुम ये जानबूझ के कर रही हो मेरा अटेंशन पाने के लिए, या इसके पीछे तुम्हारा कोई मकसद है। खुद से इतना कह वो अपनी गाड़ी को विंडो से बाहर देखते हुए जिया के बारे में सोचने लगता है। तो वही राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यार कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, लेकिन पता नहीं लोगों को सबसे ज्यादा मजा खुशफहमी और गलतफहमी पालने में ही क्यों आता है। इसे कहते हैं भाई सेल्फ ऑब्सेस्ड होना। जरा सा लड़की में भाव क्या दिया, जनाब तो खुद को हीरो समझने लगे, जबकि जिया तो उसे खुद से बात करने के लायक भी नहीं समझती। लेकिन कहीं न कहीं सेल्फ ऑब्सेशन भी अच्छा होता है। कम से कम खुद की तारीफ के लिए दूसरों पे निर्भर होने की जरूरत नहीं होती। तो वहीं जिया डाइनिंग टेबल पे अद्वैया के बारे में सुन के पहले ही फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, इसलिए वो जल्दी से नाश्ता कर सबको बाय कह वहां से चली जाती है। कॉलेज में, क्योंकि कल जिया हड़बड़ाहट में कॉलेज से चली गई थी, इसलिए नक्श और रूही दोनों को ही उससे बात करनी थी। नक्श घर में अपने भाई से बात करना चाहता था, लेकिन रात को उसे टाइम ही नहीं लगा था। दोनों इस वक्त क्लास में बैठ के जिया के आने का इंतजार कर रहे थे। रूही नक्श पे गुस्सा करते हुए बोली, मैंने तुम जैसा फट्टू इंसान नहीं देखा जो अपने भाई से इतना डरता हो। उसकी बात सुन नक्श उसे घूर के देखता है। वो गुस्से में रूही से, तुम्हें क्या ये इतना आसान लगता है? एक बार मेरे भाई के सामने खड़े होकर देखना, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम किसी बड़े से समुद्र के बीचों बीच फंस गई हो। उनसे बात करने से पहले मुझे 1000 दफा पहले सोचना पड़ता है कि वो बात पूछनी चाहिए या नहीं। ये देख रूही तंजिया हंसते हुए, फिर तो तुम्हें जिया से क्लास लेने की जरूरत है। क्या बात करती है वो तुम्हारे भाई से? ये कहते हुए उसके चेहरे पे एक प्राउडी स्माइल थी, जिसे देख नक्श हंसते हुए बोला, तो तुम क्यों खुश हो रही हो? वो जिया है, रूही नहीं। एक बार अगर तुम मेरे भाई से बिना डरे आंखों में आंखें डाल के बात करोगी तब पता चलेगा। मेरे तो उन्हें देखते ही पसीने छूटने लगते हैं। तभी रूही की नजर दरवाजे से आ रही जिया पे जाती है, जो मुस्कुराते हुए उन्हीं की तरफ आ रही थी। इस बात से अनजान कि एक बड़ा सा क्वेश्चन पेपर उसका इंतजार कर रहा है। तो क्या होगा आगे, और क्या करेगा अब महेश्वरी? क्या सच में जिया का बार बार अद्वैया से टकराना है एक सोचा समझा प्लान? अगर हाँ तो क्या होगा इसका अंजाम जानने के लिए बने रहिए लव eruption के साथ। चैप्टर 79 पटाखा जिया। तो अब तक हमने देखा कि अमन अद्वैया को बताता है कि जिया ने कल जो किया उसकी वजह देसाई है, जो उन्हें धोखा दे रहा था। अद्वैया ये जान के हैरान तो था, लेकिन साथ ही उसे महेश्वरी और देसाई के लिए कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि वो दोनों ही ये डिजर्व करते थे। जहां देसाई किडनैप हो चुका था, तो वहीं महेश्वरी आने वाले भूचाल से बेखबर था, क्योंकि आज शेयर मार्केट में अफरा तफरी जो मचने वाली थी। वैसे एक बात तो है, दूसरों का बुरा चाहने वाले अक्सर अपने भी बनाए गर्त में गिरते जाते हैं। तो वहीं अद्वैया जिया का शुक्रगुजार होने के बजाय जाने क्या क्या सोच रहा था। उसे जिया का वो बिहेवियर समझ में नहीं आता, क्योंकि हर बार वो वहां कैसे पहुंच जाती थी जहां वो होता था। उसका यूं बार बार खुद के सामने आना अद्वैया के मन में शक पैदा कर रहा था। भले ही हर बार उनका मिलना एक किस्मत का लिखा एक संजोग था, लेकिन जाने क्यों अद्वैया को ये बात खल जाती है। तो वही जिया जब कॉलेज पहुंची तो उसके दोनों दोस्त उसी का इंतजार कर रहे थे। जिया के आते ही दोनों अपना क्वेश्चनर लेकर तैयार बैठे थे। जिया जैसे ही अपनी सीट पे पहुंची, नक्श बिना हेलो हाय और गुड मॉर्निंग के ही जिया से पूछते हुए, क्या अब तुम मुझे बताओगी कि कल तुम भाई को इस लैंड डील से बैक ऑफ करने को क्यों कह रही थी, और क्या तुम्हारी ही वजह से वो डील महेश्वरी को मिली है? नक्श ने सुबह ही सोशल मीडिया पे ये न्यूज देख ली थी। वो जानता था कि उसके भाई ने उस डील को छोड़ दिया था, वरना महेश्वरी एम्पायर में कभी भी एएसआर एंटरप्राइजेस के सामने नहीं टिक सकता था। लेकिन वो जिया से जानना चाहता था कि क्या अद्वैया ने ये सब उसकी वजह से किया था, अगर हाँ तो वजह तुम हो का रीजन क्या है? जिया जो इस सवाल और अद्वैया के नाम से ही फिलहाल दूर भागना चाहती थी, लेकिन किस्मत जाने क्यों उसे बार बार उसी जगह पे लाके खड़ा कर देती है। अभी अभी तो वो घर में अद्वैया के नाम का बखान सुन के आई थी, और उसकी तारीफ करने वाली और कोई नहीं उसकी बहन थी। और अब ये जिया नक्श पे भड़कते हुए, क्यों तुमने अपने भाई से नहीं पूछा? वो गुस्से में नक्श को अपनी इंडेक्स फिंगर दिखाते हुए आगे बोली, अगर तुमने मेरे सामने दोबारा अपने भाई का जिक्र किया तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे फ्रेंड हो। थोड़ा रुक के वो उसे कल की बात याद दिलाते हुए बोली, कल तुमसे एक काम बोला था वो तो तुझसे हुआ नहीं।
बड़ा आया मुझसे सवाल करने वाला। और मेरे सामने अपने उस भाई का नाम भी मत लेना, वरना मेरे हाथों फालतू में एक खून हो जाएगा। उसकी बात सुन रूही पूछते हुए, अद्वैय भाई का? नहीं, तुम्हारे नक्श का। इतना कह वो नक्श को घूर के देखती है। जिया को इतने गुस्से में देख नक्श उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है। वो बोला, कोशिश तो की थी न, लेकिन भाई ने कॉल ही नहीं उठाया, तो मैं क्या करता। उसकी बात सुन जिया आगे कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो जानती थी कि वो आज गुस्से में है, इसलिए वो रूही को आगे होने का इशारा करती है। रूही जिया के लिए जगह बनाते हुए आगे हो जाती है। यूं तो वो भी उसे टीज करने के लिए अद्वैय के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन फिर जिया को गुस्से में देख वो चुप रहने में ही अपनी भलाई समझती है, क्योंकि वो जानती थी कि गुस्से में जिया उसे भी नहीं छोड़ेगी। फिलहाल तो वो नक्श को जिया की डांट पड़ते देख खुद की हंसी को दबाए हुए थी। वैसे रूही को देख मुझे एक बात याद आई, जानते हो क्या? एक गाना था, शायद आपने सुना होगा। चाय के लिए जैसे टोस्ट होता है, वैसे हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। ऐसे हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। कोई सुबह 5 बजे नींद से जगाए, कोई रात को 3 बजे जान बचाए, कोई तेरी कड़की में शेयरिंग करे, कोई तेरे बजट में स्नीक इन करे, कोई नेचर से गेस्ट, कोई होस्ट होता है, पर हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। एक घड़ी घड़ी काम आए, कभी अभी कॉल करे, गॉसिप का कोई घूमता फिरता सेटेलाइट, कोई साथ रहे तो कर दे सब ऑल राइट, कोई एफर्टलेस कोई फोर्स्ड होता है, लेकिन हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। वैसे दोस्तों, वो उस जनरेशन से हूँ जिसने ब्लैक एंड व्हाइट से एलसीडी का दौर बदलते देखा है। मिकी माउस, फिनीज और फर्ब, डोरेमोन से शिनचैन का सफर भी तय किया है। और पावर रेंजर्स से तो वर्ल्ड को बचाने के नए नए आइडियाज आते थे। और सोचती थी सच में कोई एलियन या क्रिएचर वर्ल्ड पे हमला कर दे, और फिर मैं उसे बचाऊं। घर के टीवी एंटीना से केबल टीवी और सेट टॉप बॉक्स का रास्ता तय किया है। और अगर गलती से सेंचुरी बना गई, मतलब ज्यादा नहीं, 103 या 104 जी गई, तो 3 सेंचुरीज भी देख के जाऊंगी। और क्या पता तब हवा में ही स्क्रीन का दौर आ जाए। वैसे मुझे अपने साइंटिस्ट पे पूरा भरोसा है। कोष्टक, टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला। लेकिन सच कहूं, वो दौर अच्छा था, न कोई टेंशन, न गुस्सा, और न ही जिम्मेदारियों का एहसास। बस मैं और मेरे सन की यार। वैसे ये कोई गाना नहीं, ये एक ऐड है। और जिसने भी मेरी तरह लाइफ जी है, वो ये जरूर जानता होगा कि ये कौन सी ऐड है। लेकिन सच कहूं, दोस्त जरूरी होने के साथ साथ पैदाइशी कमीने भी होते हैं। वैसे टैग योर ऐसे फ्रेंड्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो वही जिया को यूं गुस्सा करते देख पीछे बैठे राहुल और वेदांत भी हैरान थे। राहुल धीरे से वेदांत के कान में, वैसे जिया को देख एक हो शब्द दिमाग के आता है। वेदांत उसकी बात सुन उसे पूरी तरह इग्नोर करता है। राहुल जानता था कि वो तो कुछ भी कहने से रहा, इसलिए वो खुद ही जवाब देते हुए कहता है, पटाखा। राहुल की बात सुन वेदांत उसे घूर के देखता है, लेकिन राहुल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिया को देखते हुए आगे बोला, अब खुद ही देखना क्या चलती है, क्या बोलती है, क्या लड़ती है। सच कहूं, वो अपने आप में ही इकलौता पीस है। उसके जैसा मैंने आज तक कोई नहीं देखा। कभी कभी पता है क्या लगता है, कि क्या मेरी आइडियल ब्लैक नाइट भी ऐसी ही होगी, एकदम बिंदास। क्या वो भी इतनी ही खूबसूरत और डेयरिंग। लेकिन तभी वो खुद को करेक्ट करते हुए बोला, लेकिन डेयरिंग तो वो ऑलरेडी ही है। क्या कहता हो? राहुल की बात सुन वेदांत एकटक जिया को देखने लगता है, लेकिन फिर कुछ नहीं कहता। वेदांत की आंखों में कुछ तो था। उसे देख के ऐसा लगता था जैसे वो कुछ छुपा रहा था, क्योंकि वो जिन निगाहों के साथ जिया को देखता है, जैसे जिया को स्कैन कर रहा हो, जैसे वो जिया में किसी को ढूंढ रहा हो। वो अभी अपने ख्यालों में ही था कि तभी उनके मैथ्स के प्रोफेसर क्लास में आ जाते हैं। उनके आते ही सभी उन्हें ग्रीट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। प्रोफेसर के आते ही वेदांत भी अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाता है। तो वहीं माहिर कल रात से ही बहुत परेशान था, महिरा की वजह से। उसका अद्वैय के लिए बढ़ता पागलपन देख अब माहिर को उसके लिए चिंता होने लगी थी। वो इस बारे में माहिरा से बात करना चाहता था, लेकिन माहिरा उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। ऊपर से कल वो ड्रिंक करके भी आई थी। ये पहली बार था जब उसने अपनी बहन को ऐसी हालत में देखा था। इस बारे में वो अद्वैय से भी कोई बात नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उससे कहता भी तो क्या। एक तो पहले ही उनकी दोस्ती में दरार इतनी बढ़ चुकी थी कि अद्वैय तो सीधा मुंह उससे बात भी नहीं करना चाहता था। और वैसे भी प्यार तो जबरदस्ती नहीं किया जा सकता ना।
माहिर को कुछ भी समझ में नहीं जाता। वो इस वक्त खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। महेश्वरी का घर। आज वो काफी खुश था। हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन में उसी के चर्चे थे। इसलिए ही उसने अपने घर में आज काफी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, ताकि अपनी जीत को सेलिब्रेट कर सके। लेकिन साथ ही वो अद्वैय की उस मिस्टीरियस गर्ल के बारे में भी जानना चाहता था, यानी कि जया के बारे में। क्योंकि जब से उसने उसे अद्वैय के साथ देखा था, तब से उसका उसे पाने का जुनून सिर चढ़ के बोल रहा था। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस वो अपना जुनून समझ रहा है, यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। क्योंकि जया जुनून नहीं जवाला थी, जिसे वो ट्यूबलाइट माहेश्वरी पाने के सपने देख रहा था। उसकी एक नजर ही उसे जला के राख करने के लिए काफी थी। वो अपने असिस्टेंट से उस लड़की का पता लगा, यानी हमारी जिया को भी पार्टी में इनवाइट करना चाहता था। वो अभी इस बारे में डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी एक आदमी काला कोट पहने महेश्वरी के दरवाजे पे दस्तक देता है। तो क्या होगा आगे? क्या लगने वाली है महेश्वरी के प्लान को किसी की नजर? और वेदांत क्यों है जिया के पीछे? जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। एटलीस्ट ड्रॉप अ लाइक। लव अरप्शन चैप्टर 80, महेश्वरी का शक। तो आइए अब ज्यादा टाइम न लेते हुए आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक आपने देखा कि एक और माहेश्वरी पार्टी की तैयारियां कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बर्बादी दरवाजे पे दस्तक दे चुकी थी। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज था, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी था। तभी एक सर्वेंट महेश्वरी को इन्फॉर्म करता है कि उससे मिलने कोई पाठक आया है। आज महेश्वरी का मूड काफी अच्छा था। वो खुश होकर उसे उनके पास भेजने को कहता है। थोड़ी ही देर में एक आदमी ब्लैक सूट में महेश्वरी के सामने हाथ में कुछ पेपर्स लिए खड़ा था। महेश्वरी मुस्कुराते हुए, कहिए कैसे आना हुआ पाठक साहब। महेश्वरी का इतना वार्म वेलकम देख पाठक मन ही मन घबराया हुआ था, क्योंकि जो न्यूज वो देना आया था, वो उसकी खुशियों में आग लगाने का काम करने वाली थी। पाठक महेश्वरी को देखते हुए, मिस्टर प्रणव, वो आपके लिए कोर्ट से लीगल नोटिस आया है। उसकी बात सुन महेश्वरी के माथे पे बल पड़ जाता है और साथ ही भौहें भी सिकुड़ जाती है। वो उससे हैरानगी के साथ पूछते हुए, नोटिस? लेकिन कैसा नोटिस? महेश्वरी की बात सुन पाठक वो कागज उसकी ओर बढ़ा देता है। ये देख महेश्वरी अपने असिस्टेंट को उसके हाथ से वो पेपर्स लेने का इशारा करता है। उसका असिस्टेंट अखिल वो पेपर्स लेकर रीड करता है। लेकिन जैसे जैसे वो रीड कर रहा था, उसकी आंखें बड़ी होती जाती है। सारे पेपर्स को अच्छे से पढ़ने के बाद अखिल महेश्वरी से घबराई हुई आवाज में कहता है, बॉस, कोर्ट का नोटिस आया है दसाई वाले लैंड टेंडर को लेकर, कि आपको उस लैंड टैक्स भरना होगा। उसकी बात सुन महेश्वरी गुस्से में अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, व्हाट? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? टैक्स हम क्यों भरेंगे? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तभी अखिल उसे पूरी बात समझाते हुए, बॉस, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट लैंड का 54% अपने अंडर ले लेगी एज पेनल्टी। उसकी बात सुन महेश्वरी गुस्से में, पेनल्टी? पर कैसी पेनल्टी? और हमने तो ये लैंड अभी ली है। इसका मतलब देसाई ने हमें धोखा दिया है बॉस। इतना कह वो उसे देखने लगता है। तभी पाठक महेश्वरी को देखते हुए, मिस्टर प्रणव, महेश्वरी को 31 जुलाई से पहले पहले टैक्स पे करना था, वरना उसकी लैंड गवर्नमेंट के अंडर चली जाती और इससे उसका काफी ज्यादा लॉस होता। इसलिए ही साइट उसने ये सारी बातें छुपा के लैंड को जल्दी से सेल कर दिया, ताकि उसका प्रॉफिट हो सके। ये देख महेश्वरी गुस्से में टेबल की लात मारते हुए अखिल से बोला, उस देसाई के बच्चों को कॉल करो अभी। लगता है वो जीना नहीं चाहता। इतना कह वो गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठियां कस के भींच लेता है। अखिल देसाई को फोन कर रहा था, लेकिन बार बार, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज स्विच्ड ऑफ, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। आपने जिस उपभोक्ता का नंबर डायल किया है उनका फोन बंद है, कृपया कुछ देर बाद फिर कोशिश करें। ये देख अखिल महेश्वरी को देखते हुए, बॉस, उसका फोन स्विच्ड ऑफ है। उसकी बात सुन महेश्वरी पाठक की कॉलर पकड़ते हुए, ये सब देसाई का क्या धरा है? तो फिर ये नोटिस तुम उसे भेजो। उसकी बात सुन पाठक डरते हुए महेश्वरी का हाथ पकड़ खुद को छुड़वाने की नाकामयाब कोशिश करते हुए, मिस्टर प्रणव, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आज सुबह ही ओनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफर हो चुकी है। इसलिए लैंड के लीगल ओनर आप ही हैं। उद्धरण चिन्ह। महेश्वरी ने पहले ही बैजट से बाहर जाकर वो खरीदी थी और अब टैक्स या तो लॉस। 54% लैंड अगर वो गवर्नमेंट को दे देगा तो उसे क्या बचेगा?
ये तो उसके लिए सीधा सीधा घाटे का सौदा था। वो बहुत बुरी तरफ देसाई के बुने जाल में फंस चुका था। महेश्वरी को आइडिया नहीं था कि इतना छोटा सा बिजनेसमैन उसे करोड़ों का चूना लगा गया था। सुबह से जो शेयर मार्केट में अचानक से जो हाइप आया था, ये न्यूज बाहर आते ही फिर से मार्केट में तहलका लेकर आने वाला था। इसी बीच कोई खुश था तो वो था अद्वैय। सुबह से वो ऑफिस में बिना गुस्सा किए काम कर रहा था। ये देख अमन और सात्विक भी आराम से काम कर रहे थे। अमन तो मन ही मन जिया को दुआएं दे रहा था, क्योंकि उसी की वजह से तो वो इस फ्रॉड से बच पाए थे। वरना अद्वैय का गुस्सा किस किस रूप में निकलता, ये तो भगवान ही जानता था। प्रणव का घर। तभी अखिल महेश्वरी को रोकते हुए, बॉस इसमें इसकी नहीं देसाई की गलती है। महेश्वरी भी कहीं न कहीं ये बात जानता था, इसलिए वो पाठक की कॉलर को झटक देता है। अखिल उसे वहां से जाने का इशारा करता है। ये देख पाठक वहां से 9-2-11 हो जाता है। महेश्वरी काफी ज्यादा बौखलाया हुआ था। तभी जाने क्यों उसे दाल में काला महसूस होता है। वरदान और अद्वैय दोनों का ही अचानक से बिडिंग में बैक ऑफ करना, वो भी एक ही समय पे। अब उसे कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि साजिश लग रही थी, क्योंकि उस लड़की के आते ही दोनों ने बिड करना बंद कर दिया था। और अगर कल वो लड़की उसे किस नहीं करती तो अद्वैय शायद बिड कर चुका होता। तो वहीं जीविका इस वक्त अपने डैड के साथ बैठ के अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रही थी। तभी उसके डैड पूछते हुए, वैसे जीविका तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? अपने डैड का डायरेक्ट सवाल सुन जीविका एक पल के लिए रुक जाती हैं। उसे समझ में नहीं आता कि आज उसके डैड ने ये सवाल क्यों किया। इसलिए वो उनसे पूछते हुए, डैड आज अचानक से ये सवाल क्यों? वो अभी बात कर ही रहे थे कि तभी वहां आदित्यनाथ जी का असिस्टेंट आ जाता है। ये देखना चाहते हुए भी आदित्यनाथ जी को बात को बीच में ही रोकना पड़ता है। जीविका भी अपने केबिन में आ जाती है। वो अपना फोन टेबल पे ही भूल गई थी। जब वो आकर अपना फोन देखती है उसमें माहिर के कई सारे मिस्ड कॉल थे। ये देख वो हैरानी के साथ, माहिर के इतने ज्यादा फोन कॉल? इतना कह वो उसे जल्दी से कॉल बैक करती है। माहिर कॉल उठाते ही बिना हेलो हाय जीविका पे गुस्सा करते हुए, तुम तो इंसान मार जाए, उसके बाद हो कॉल उठाना। माहिर को इतने गुस्से में सुन जीविका आश्चर्य के साथ पूछते हुए, माहिर, मैं बिजी थी। लेकिन तुम बताओ आखिर बात क्या है? कुछ नहीं, माहिर गुस्से में उसे रिप्लाई करते हुए। जीविका समझ जाती है कि माहिर उससे नाराज हो चुका है, क्योंकि वो गुस्से में अक्सर ऐसे ही करता था। और आज तो उसने उसे कई बार कॉल किया था और जीविका ने उसका कॉल नहीं उठाया था। तो उसका गुस्सा होना लाजमी था। कभी कभी जीविका को उसमें एक जिद्दी बच्चा नजर आता था, लेकिन जो था जैसा था, माहिर उसे वैसा ही पसंद था। जीविका मुस्कुराते हुए, केज कैफे 3 बजे। माहिर मना करते हुए सपाट लहजे में कहता है, नहीं आऊंगा। जीविका मुस्कुराते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में, मुझे इंतजार रहेगा तो करती रहना। दूसरी तरफ से माहिर चिढ़ते हुए। ये देख जीविका को हंसी आ जाती है। वो अपनी हंसी को दबाते हुए बोली, ठीक है तो मैं किसी और के साथ अपनी काफी का टारगेट पूरा कर लूंगी। इतना कह वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। जीविका जानती थी कि उसका इतना कहना ही माहिर के बचे कूचे गुस्से को भी हवा देना का काम करेगा। लेकिन वो कैफे जरूर आएगा। वैसे ऐसा कैफे किसी को रियल लाइफ में मिले तो मुझे जरूर बताना। माहिर दूसरी तरफ से, अगर तुमने ऐसा, वो अभी आगे कुछ कहता कि उससे पहले ही कॉल कट चुका था। और बेचारा माहिर हेलो हेलो करता रह जाता है। अब तो उसे जीविका पे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लंच टाइम हो चुका था। जिया और उसके दोस्त कैंटीन में लंच कर रहे थे। सुबह से ही जिया का मूड ऑफ था। अभी भी वो बिल्कुल शांत बैठी थी। नक्श भी अब तब तक उससे बात नहीं करने वाला था जब तक उसका मूड ठीक नहीं हो जाता। तो वही वेदांत जो उन्हीं के पीछे पीछे कैंटीन आ गया था। वो देख सकता था कि जिया आज सुबह से ही उदास है। राहुल तो अब इस बात की आदत डाल रहा था। राहुल की समझ में नहीं आता कि क्या वेदांत जिया को पसंद करता है इसलिए ऐसा कर रहा है या कोई और वजह है। तो वहीं रूही भी खामोशी से अपने फोन पे स्कूल का सोशल मीडिया अकाउंट स्क्रॉल कर रही थी। जब वो कॉलेज के इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स मीट का अपडेट देखती है। ये देख वो एक्साइटेड होते हुए बोली, जिया कॉलेज स्पोर्ट्स मीट, तुम्हें पार्टिसिपेट करने के लिए ऑफलाइन फॉर्म फिल करना होगा 25 से पहले पहले। रूही जानती थी कि स्पोर्ट्स जिया का मूड ठीक कर देती हैं, लेकिन आज इसका भी कोई ज्यादा असर नहीं हुआ। तो क्विज क्या होगा आगे,
क्या करेगा अब महेश्वरी, और क्या महेश्वरी अपने शक के बुनियाद पे बन जाएगा जिया के लिए खतरा? क्या जीविका मना पाएगी माहिर को? लेकिन चाहे जो भी हो, कहानी में सस्पेंस तो के लिए बरकरार रहेगा, और जिसे जानने के लिए आपको बने रहना होगा लव अरप्शन के साथ। आज के लिए इतना ही, अब होगी आपसे कल मुलाकात। लेकिन आप सभी जाने से पहले लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दे, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब